जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ये आपका लिखित क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, नवंबर दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे इन प्रश्न पत्र को। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर क्या यह CCSU के लिए है, क्या यह DDU विश्वविद्यालय के लिए, क्या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, क्या राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय के लिए है। देखिए भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी हैं कॉलेज नहीं है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, यदि यूनिवर्सिटी में आपके पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है तब आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखेंगे पेपर का नाम बहुत ही मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रवेश पत्र पर यानी जो एडमिट कार्ड मिलता है उस पर ये लिखा रहेगा आपके। ठीक है, आप जो सिलेबस देखे होंगे इकोनॉमिक्स में सिलेबस का नाम भी यही रहता है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, आप किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आपके 3 पार्ट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पार्ट ए यानी सेक्शन ए या फिर भाग अ में हम लोग क्या देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर जो नोट दिए रहते हैं निर्देश, इसे पढ़ना अनिवार्य है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, निर्देश में क्या दिया रहता है, सभी 10 प्रश्न करने अनिवार्य हैं, अति लघु में सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की सीमा 30 शब्द है, किसी किसी कॉलेज में 50 शब्द होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ये सेम रहता है सभी कॉलेज में। ठीक है, 2 अंक का रहेगा आपका, किसी में 50 शब्द लिखने होते हैं, किसी कॉलेज में 30 शब्द लिखने होते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। चलिए, तो आपका इसमें देखें दोस्तों भाग अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, अच्छा कौन सा प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है, कौन हर साल प्रश्न एकदम आता है, किस टॉपिक से प्रश्न हर साल पूछा जाता है, कौन एकदम 100% श्योर होता है कि ये प्रश्न यानी ये टॉपिक आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। इन सभी टॉपिक पे बात किया जाएगा। अभी मैं प्रश्न बताऊंगा तो आपको बताते चलूँगा कौन हर साल पूछा जाता है, किस टॉपिक से हर साल प्रश्न आते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा और आप अपना एग्ज़ाम काफ़ी शानदार तरीके से एकदम विधिवत तरीके से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न पत्र को आगे ज़रूर सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख लेंगे अपना। ठीक है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, आर्थिक इतिहास से आप क्या समझते हैं। ये 100% श्योर है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है, हर कॉलेज में पूछा जाएगा। ठीक है, आर्थिक इतिहास से आप क्या समझते हैं, आर्थिक इतिहास से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ये गारंटी है 100%। ठीक है, तो दोस्तों आर्थिक इतिहास से आप क्या समझते हैं, चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, साथ साथ में मैं आपको उत्तर भी बताता चलूँगा। ठीक है, चलें, अच्छा ये जो क्वेश्चन पेपर है बीए और बीएससी दोनों लोगों के लिए है। ठीक है, जो बीए में पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो बीएससी में है वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चलें, तो आपका पूछा गया था इसमें आर्थिक इतिहास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री वह अध्ययन है जिसमें समाजों के आर्थिक पहलुओं, गतिविधियों और विकास का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया आर्थिक इतिहास के अंतर्गत क्या किया जाता है। समाज में जो आर्थिक पहलुआं हैं यानी जो काम करने की प्रविधि है, काम करने जो इनकम का स्रोत है, ठीक है, उसको, जो गतिविधियां हैं उसको और विकास का विश्लेषण किया जाता है आर्थिक इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, इसमें विभिन्न कालों के आर्थिक विचार, नीतियां, व्यापारिक गतिविधियां, उत्पादन और वितरण प्रणाली और आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। आर्थिक इतिहास में यह भी देखा जाता है कि कैसे ऐतिहासिक घटनाएं और परिस्थितियां वर्तमान आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। ठीक है,
ये रहा आपका आर्थिक इतिहास से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा 30 शब्दों में लिखना होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 नंबर मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, उनकी पुस्तक का नाम भी लिखिए। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, हर साल नहीं पूछा जाता है, तो 2-3 बार अवश्य जरूर पढ़ लेंगे इसे। मैं रिकमेंड करूंगा 2-3 बार अवश्य पढ़ेंगे, इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है। 2-3 बार जरूर इसे पढ़ लेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप 2-3 बार 4 बार पढ़ लेते हैं तो आप आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मैं उत्तर चलिए आगे बता देता हूँ। इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या बताता है। तो देखिए कभी कभी ये लघु में भी पूछता है, कभी कभी आपका दीर्घ उत्तरी में पूछता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ठीक है। तो ये 90% आपका चांस है, आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी नहीं करना है, कम से कम 5-6 बार इसे पढ़ना है, ठीक है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ये स्किम नहीं करना है, 5-6 बार इसे पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये अति लघु है, चलिए मैं इसको अति लघु में आपको बता देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, उनकी पुस्तक का नाम भी लिखिए। तो हु इज नोन एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आल्सो राइट हिज बुक्स नेम, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। जो एडम स्मिथ हैं वे अग्रणी व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक बिल्कुल नए अनुशासन के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित रूप दिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, आपको 30 शब्दों में लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसी प्रकार, ठीक है। चले इसमें अगला आपका जो प्रश्न पूछा गया था, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या बताता है, ठीक है। चले इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताता है कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय दर से बढ़ता है, ठीक है। माल्थस ने क्या कहा था जनसंख्या सिद्धांत को लेकर, इन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या है यह ज्यामितीय दर से बढ़ती है और जो खाद्य उत्पादन यानी जो खाने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, वो अंकगणितीय दर से बढ़ती हैं, ठीक है। माल्थस ने अपनी पुस्तक एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यह पुस्तक 1798 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह अत्यधिक बढ़ जाएगी और संसाधनों की कमी के कारण भूखमरी, रोग और अन्य आपदाएं बढ़ेंगी जो जनसंख्या को पुनः संतुलित करेगी, ठीक है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्राकृतिक और नीतिगत उपाय अपनाने होंगे। वो क्या है, जैसे कि जन्म दर को नियंत्रित करना, ठीक है, और विवाह को विलंबित करना, ठीक है। तो ये आपका रहा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अर्थशास्त्र को लेकर, ठीक है। आपको 30 शब्दों में लिखना होगा भैया, 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलें इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, जे.एस. मिल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। जे.एस. मिल से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, 100% ये श्योर है। इसे ये जो टॉपिक है जे.एस. मिल, ठीक है, जे.एस. मिल जो हैं इनके बारे में पढ़ना अनिवार्य है, इनसे एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो अभी ये इम्पोर्टेंट है, चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा। जे.एस. मिल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा कैसे दी है, ठीक है। जितने भी विद्वान हैं वो अलग अलग परिभाषा दिए हैं, ठीक है। चलें कल्पनावादी समाजवाद क्या है, ये आपका हमेशा नहीं पूछता है, ठीक है, इसे आप स्किप कर दीजिएगा। 2-3 बार मैं रिकमेंड करूंगा, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा। कार्ल मार्क्स को पढ़ना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए इन तीनों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला आपका इसमें पूछा गया था, जे.एस. मिल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए, ठीक है। राइट द डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय द जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा में क्या कहा है अर्थशास्त्र को लेकर, उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र उस विज्ञान का नाम है जो मनुष्य की उस प्रवृत्ति का अध्ययन करता है जिसमें वह धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, ठीक है। चले
अच्छा, अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहीं से एकदम भकाभक डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा, ठीक है। चले, इसमें पांचवा आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कल्पनावादी समाजवाद क्या है, ठीक है। कल्पनावादी समाजवाद क्या है, इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें, कल्पनावादी समाजवाद, ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समाजवादी विचारकों द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है। कल्पनावादी समाजवाद क्या है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समाजवादी विचारकों द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है, ठीक है, जो एक आदर्श समाज की परिकल्पना करता है। इसमें एक ऐसी सामाजिक संरचना की बात की जाती है जहां आर्थिक और सामाजिक समानता हो, यानी जो आर्थिक है, ठीक है, और जो सामाजिक है, इसमें जो समानता है वो समान हो, और कोई भी व्यक्ति गरीबी या उत्पीड़न का शिकार न हो। यानी ऐसा एक तरह से हो गया कि भारत में जितने भी लोग हैं सभी लोग एक समान हो जाएंगे, ठीक है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी। तो ये लोग ऐसा सोचते थे, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। अच्छा, वे कौन लोग थे, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये और हेनरी सेंट साइमन जैसे विचारक थे। उन्होंने ऐसे समुदाय की स्थापना करने का प्रयास किया जहां सहयोग, सामूहिक स्वामित्व और साझा संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपका अगला पूछा गया था, कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए, ठीक है। राइट द नेम ऑफ फेमस बुक ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के दौरान एक जर्मन दार्शनिक थे। उन्होंने मुख्य रूप से राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में काम किया और साम्यवाद के एक प्रसिद्ध समर्थक थे। ये जो साम्यवाद है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साम्यवाद के एक प्रसिद्ध समर्थक थे। उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा। दास कैपिटल उनकी प्रसिद्ध रचना थी। जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है और दास कैपिटल है, ये दोनों मिलकर मार्क्सवाद का आधार बने थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उनकी पुस्तक का नाम भी आपने यहाँ पर लिखा गया है और इनके बारे में भी, यानी 30 शब्दों में आपको लिखना है, कैसे भी 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। चले, इसमें अगला आपका प्रश्न पूछा गया है, बेसी मूल्य का सिद्धांत क्या है। ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, तो 2-3 बार इसे जरूर पढ़ लेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चले, बेसी मूल्य क्या है इसे पढ़ना है, अभी मैं इसका उत्तर बता दूंगा। बाम बावर्क के अनुसार ब्याज क्यों उत्पन्न होता है। जो बाम बावर्क हैं इन्हें पढ़ लीजिएगा, इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलिए मैं इन दोनों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसी मूल्य का सिद्धांत क्या है और बाम बावर के अनुसार ब्याज क्यों उत्पन्न होता है। देखें, बेसी मूल्य का सिद्धांत क्या है, ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बेसी मूल्य क्या है, चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछेगा तब आप ये सब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है मूल्य और श्रम का सिद्धांत है, मूल्य का श्रम सिद्धांत है आपका, ठीक है, बेसी मूल्य है और शोषण है आपका इसमें, ठीक है, पूंजीवाद का अंतर्विरोध है। अगर आप इतना नहीं लिखना आपको, ठीक है, 30 शब्द में लिखना, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछता है तब आप लिखेंगे, क्या लिखना है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बेसी मूल्य का सिद्धांत क्या है, 30 शब्दों में आपको लिखना है, ध्यान देंगे। बेसी मूल्य का जो सिद्धांत है, ठीक है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित एक आर्थिक सिद्धांत है जो उनके प्रमुख कार्य दास कैपिटल में विस्तृत रूप से वर्णित है। इन सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, तो ये नहीं लिखना आपको, 30 शब्दों में लिखना है, तो यहीं तक लिखिएगा, ठीक है। बेसी मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित एक आर्थिक सिद्धांत है जो उनके प्रमुख कार्य दास कैपिटल में विस्तृत रूप से वर्णित है। उसके बाद आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, हेडिंग डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बेसी मूल्य सरप्लस वैल्यू, बेसी मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिक अपने श्रम के द्वारा पैदा करता है। बेसी मूल्य क्या है, जो श्रमिक होते हैं काम करने वाले, ये अपने परिश्रम से पैदा करते हैं, ठीक है, लेकिन उसे श्रम के बदले वेतन के रूप में नहीं मिलता। यानी जो मेहनत करते हैं उन्हें पैसे के रूप में, वेतन के रूप में नहीं मिलता है, ठीक है। यह मूल्य पूंजीपति द्वारा अधिग्रहित किया जाता है और उनका मुनाफा बनता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आप इतना लिख सकते हैं, 30 शब्दों में लिखना है। यदि दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछेगा तो आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है।
चले, बाम बावर्क के अनुसार ब्याज क्यों उत्पन्न होता है? ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न था इसमें। तो बाम बावर्क जो एक ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे, बाम बावर्क कौन थे? एक ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने ब्याज के उत्पत्ति को समझाने के लिए समय वरीयता, टाइम प्रेफरेंस का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, जो बाम बावर्क थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? समय वरीयता, टाइम प्रेफरेंस। ठीक है, उनके अनुसार ब्याज उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि लोग वर्तमान उपभोग को भविष्य के उपभोग से अधिक प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला आपका पूछा गया था दोस्तों, कौटिल्य की अर्थशास्त्र कब लिखी गई? तो जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, कभी कभी आता है, तो इसे 5-6 बार जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी? ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमेशा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों को आप स्किप कर देंगे, 5-6 बार इसे जरूर पढ़ लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है 90%। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, हर साल नहीं पूछता है, इसे आप स्किप कर दीजिएगा। चलें, देखिए कौटिल्य की अर्थशास्त्र कब लिखी गई, यही प्रश्न पूछा है आपसे। ठीक है, व्हेन वाज द कौटिल्यास इकोनॉमिक्स रिटेन? ठीक है, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र की रचना लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। कभी कभी 300 ईसा पूर्व कितने बच्चे लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4वीं शताब्दी पूर्व ये लिखी गई है। अच्छा, हालांकि जो लिखा गया है अर्थशास्त्र कौटिल्य की, इसकी सटीक तिथि पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सामान्य रूप से इसे मौर्य साम्राज्य के समय का माना जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में ये अर्थशास्त्र लिखा गया था, जो चाणक्य जी ने लिखा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी? ठीक है, हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है। देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखी है। यह उनकी आत्मकथा है। ठीक है, यह उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और सत्य के प्रति अपने प्रयोगों का विवरण दिया है। लेकिन जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, यह साप्ताहिक किस्तों में लिखा गया था और 1925 से लेकर के 1929 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में प्रकाशित किया गया। गांधी जी की कौन सी पत्रिका थी? नवजीवन पत्रिका, उसी में इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका पार्ट बी यानी जो सेक्शन बी है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों आपको 7 से 8 प्रश्न, 10 प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन इसमें केवल 5 ही प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं। किसी कॉलेज में 250 शब्दों में उत्तर देना होता है, किसी कॉलेज में 300 शब्दों में उत्तर देना होता है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वह आपका डिफरेंस नहीं रहता है, क्वेश्चन बिल्कुल वही पूछा जाता है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, आर्थिक विचारों के इतिहास के महत्व को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, आपका हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आर्थिक विचारों के महत्व के इतिहास को समझाइए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये प्रश्न मैं नहीं बता पाऊंगा, इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए 250 शब्दों में बताना आसान नहीं है, क्योंकि आपका कॉलेज जो आपका ये क्लास है यह कम से कम 3-4 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इसका उत्तर बताइए, तो मैं इस जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मैं मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा समझा कर आपको PDF के रूप में दे दूंगा। ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि सर इसका हमें दे दीजिएगा। आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न को लिख सकते हैं। ठीक है, चलें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे तैयार करना है। देखिए, इसमें अथवा करके लिखा है, चाहे आप ऊपर वाला प्रश्न लिख सकते हैं, चाहे आप इसको लिख सकते हैं। एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ एडम स्मिथ। ठीक है, तो एडम स्मिथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले ही कहा है, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो इनको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। एडम स्मिथ के आर्थिक विचार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें अगला आपका जो प्रश्न पूछा गया है, जेएस मिल के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। जेएस मिल के जो आर्थिक विचार हैं इसकी व्याख्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ना जरूर है, ठीक है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ जेएस मिल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चले तैयार करना है ये प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना। देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत, ठीक है, इसे जरूर पढ़ लेंगे आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलें, छठवां है आपका चार्ल्स फूरिये, ठीक है। चार्ल्स फूरिये के प्रमुख आर्थिक विचारों का उल्लेख कीजिए। ये हर साल नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो चार्ल्स फूरिये हैं, देखिए जितने भी आपके बुक में जो आथर दिए गए हैं उनसे संबंधित जो आर्थिक विचार हैं उनको पढ़ना अनिवार्य है। आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, ठीक है। तो उनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें सातवां प्रश्न है आपका, प्राधो के विचार का वर्णन कीजिए, क्या उन्हें समाजवादी कहना उचित है। यह प्रश्न हर साल नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इसे पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। चले, इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ऑस्ट्रियन विचारधारा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। स्किप कर सकते हैं, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, यह हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चले, इसमें अगला पूछा गया है, वान वीजर के आर्थिक विचार क्या हैं। वान वीजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पढ़ लीजिएगा, एक प्रश्न आते हैं, ठीक है। चले, अगला क्या है आपका, गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं उनसे एक प्रश्न आता है, ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री थे, तो इनको पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ लीजिएगा भारतीय अर्थशास्त्री को, ठीक है। उसमें जवाहरलाल नेहरू भी हैं, इनके आर्थिक विचार कैसे थे, इनको भी पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्री से एक प्रश्न आता है, कम से कम पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पार्ट सी स्टार्ट हो गया, यहाँ से दीर्घ उत्तरी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसमें 500 शब्दों में लिखना है आपको, और प्रत्येक जो नंबर मिलेगा आपको 15 नंबर मिलेगा। कितने प्रश्न का उत्तर देना है इसमें, 3 प्रश्न। किसी कॉलेज में लगभग 90% कॉलेज में दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको केवल 2 प्रश्न करने होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नोट निर्देश जरूर पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। चले, इसमें आपका पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, टिप्पणी लिखना है वणिकवाद पर और प्राकृतिकवाद। प्राकृतिकवाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसे पढ़ना अनिवार्य है, और इसे कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिएगा वणिकवाद को। चलें, इसमें अगला पूछा गया है, डेविड रिकार्डो के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कम से कम इसे 5-6 बार पढ़ लेंगे। डेविड रिकार्डो के जो विचारों के जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है, ठीक है। अगला है, रॉबर्ट ओवेन का जीवन परिचय देते हुए उनके आर्थिक विचारों की परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये भी हमेशा नहीं पूछा जाता। रॉबर्ट ओवेन के जो आर्थिक विचार है इसे पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। यदि आप पढ़ेंगे तो लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 500 शब्दों में उत्तर देना आसान नहीं है, ठीक है। आपके पास सीरीज होगी, आपके पास यूपीएच होगा, राजेंद्रा होगा, बुक होगा, गाइड होगा, आप लोगों को उन सभी से प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। आर्थिक विचारों के इतिहास में मार्शल के योगदान को समझाइए। ये भी हमेशा नहीं पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, 2-3 बार केवल पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। अगले जो हैं, महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। ये इंडियन जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इंडियन अर्थशास्त्री हैं महादेव गोविंद रानाडे, इनको पढ़ना अनिवार्य है। देखिए जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, जो इंडियन अर्थशास्त्री हैं, उनसे आपके संबंधित एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसे ज़रूर पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। ये जो प्रश्न पत्र है इसे आगे ज़रूर सेंड कर देंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।